चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ तो आपको आंसर तो समझ में आ जाएगा, बट ये नहीं चलेगा पता लिखा क्या इसके अंदर। ठीक है, आप आंसर लिख लोगे, रट लोगे, एग्जाम में लिख भी लोगे, बट आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखो दो तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो पहले यहाँ पे यूनिसेलुलर, दूसरा हमारा मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है, वो सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, जैसे अमीबा। और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कई सारे सेल से बना होता है। जैसे हमारे हेयर जो है अलग सेल से बना होता है, हमारे जो बोन है वो अलग सेल का होता है, हमारी जो बॉडी स्किन है वो अलग सेल का होता है, हमारा यहाँ जो ब्लड है वो अलग सेल का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यूनिस जो सेलुलर है वो क्या है, हमेशा इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होता है, तो आसानी से इसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है, आसानी से इसके अंदर डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, ये एयर के कॉन्टेक्ट में है, तो हमारे जो मसल्स है वो इजिली डिफ्यूजन कर लेंगे। ठीक है, बट इसके अंदर जो सेल है, इसके अंदर जो सेल है बॉडी के अंदर, क्या वो इजिली डिफ्यूजन कर लेंगे? यस कर लेंगे, बट क्या वो तेजी से डिफ्यूजन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सेल जो है बॉडी के अंदर है, बॉडी के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो डिफ्यूजन तो कर लेगा और अंदर वाला भी कर लेगा, बट बॉडी के बाहर वाला जो डिफ्यूजन है वो फास्ट करेगा, अंदर वाला शायद करेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है, इनसफिशियंट होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन all the body cells are not in direct contact with the surrounding environment. Therefore, every cell of the body will not get oxygen as per need by the process of diffusion from the environment. Therefore, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism. सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी कि वह कौन कौन से रीज़न है जिससे हमें चलता है पता कि कोई भी जो जीव है वो जिंदा है या नहीं। तो देखो किसी भी चीज़ का हमें पता कैसे चलेगा, या तो ब्रीथिंग करेगा, या वो रेस्पिरेशन करेगा, या फिर वो ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा है, द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है, साथ में यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ एवर लिविंग बींग ऑल्सो शो ग्रोथ एंड मूवमेंट। और साथ में ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के साथ साथ हमारे जो बॉडी के अंदर क्या होना जरूरी है, ग्रोथ भी होना जरूरी है और मूवमेंट भी होना जरूरी है। इन सभी कारणों से चल जाएगा पता कि कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको बाहर से कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, एनी ऑर्गेनिजम्स यूजेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल, हेटरोट्रॉफ्स यूज फूड एंड ऑटोट्रॉफ्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज रॉ मटेरियल। यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हेटरोट्रॉफ्स हो या फिर ऑटोट्रॉफ्स हो, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। देखो आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रिएशन। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ को हटा देंगे तो हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल होगी, वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंट होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके आंसर। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि अपना खाना खुद बनाते हैं। देन सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म
कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एंड सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है ऑटोट्रॉफी का, ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड दूसरी तरफ क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर एंड डिपेंड ऑन अदर इनऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, देन देखो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम एल्गाई अंडरगो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी सारे के सारे यहाँ पे ग्रीन प्लांट है और एल्गाई जितने भी हो सब इसके अंदर आते हैं। देन हेटेरोट्रॉफिक एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल दिस एनिमल मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी अंडरगो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देन यहाँ पे ह्यूमन भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। 6 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी कोई प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे, किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्लांट get carbon dioxide from the environment atmosphere through stomata. Second है water, plant absorb water from the soil through roots and transport to leaves. And third क्या यहाँ पे, sunlight, plant get sunlight from the sun. And fourth यहाँ पे क्या लिखा है, chlorophyll, it is present in chloroplast found in green leaves and green part of plant. 7वां क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, यानी कि एसिड का हमारे स्टमक में क्या रोल होता है। तो इसके आंसर हमारे पास यहाँ पे ये है, रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक इज, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, टू मेक एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एंड सेकेंड क्या लिखा है, टू किल बैक्टीरिया विच इज़ द फूड में कंटेन, यानी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। 8 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी हम जो भी फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हमें उसको सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिखा है, इट कंटेन कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स, digestive enzymes break down these complex molecules into smaller simpler molecules so that they can be absorbed by the walls of the intestine. 9 क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिज़ाइन किस तरीके से है कि फूड को वो कि आसानी से क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसका आंसर क्या लिखा है, देखो यहाँ पे, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन इस तरीके से बना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अब्जॉर्ब कर लेगा। आगे क्या लिखा है, एंड इट्स ट्रांसफर इनटू द ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इनटू द बॉडी, और जो भी फूड ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। कैसे, अगर ध्यान से सुनो, फॉर दिस द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विलाई, यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे क्या होते हैं, विलाई होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, द विली आर रिचली सप्लाई द ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल है और जो पानी के ऊपर यानी कि ज़मीन पर रहने वाले एनिमल है, उनके ब्रीथिंग रेट में क्या डिफरेंट है, उसके क्या एडवांटेज है। देखो, जो भी एनिमल पानी के ऊपर यानी ज़मीन पर रहते हैं उनकी ब्रीथिंग रेट बहुत कम होती है क्योंकि उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन जो पानी के अंदर रहते हैं उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिलता, वो पानी के अंदर मिक्स ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उनकी ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम अगर अपनी बात करते हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट होती है पर मिनट
18 से 20 के आसपास होगी, ठीक है, 80 to 20 होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पानी में रहने वाले जैसे फिश की बात करते हैं तो उनकी ब्रीथिंग रेट 70 to 80 पर मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 70 से 80 बार वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन सराउंडिंग वाटर। Since air dissolved in water has fairly low concentration of oxygen, the aquatic organisms have much faster rate of breathing. Terrestrial organisms take oxygen from the oxygen-rich atmosphere through respiratory organs. Hence, they have much less breathing rate than aquatic organisms.